कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे भूगोल का यानी जियोग्राफी का प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि भूगोल का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना हो, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 70 में 70 नंबर लेके आ सकें, ठीक है। पूरा आपका यही पेपर आएगा और साथ ही आप यहाँ पर डेट टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। और आपका पेपर जो रहेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक, सत्य आपके 6 अंक रहेंगे, सही जोड़ी 5 अंक की और एक वाक्य में उत्तर आपके 5 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका था मानव बुद्धिमत्ता और बात प्रौद्योगिकी, ठीक है। और आपका साथ लोगों के अनुभव और दाता मानवीय भाईचारा। तो आपका इसका राइट आंसर आ हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। फिर आपका दूसरा आता सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो आपका था कोल, ठीक है, कोला खोज। और आपका यहाँ बा आता लदांग और आपका सा आता ट्रक फार्मिंग और आपका दा आता निर्वहन कृषि। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया गया, ठीक है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका कोला खोज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे व्यस्ततम, ठीक है, व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग आपका है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ है जनवरी 2014 और 12 फरवरी 2014 और 7 मार्च 2014 और 10 अप्रैल 2014। तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जनवरी 2014। फिर आपका 5वां आता जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर किसने प्रतिशत था, यानी कितने प्रतिशत था। तो आपका आता 1.16% और बात 27.78% और सात 25.71% और दाता आपका 23.34%। तो यहाँ पर जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नागरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 31.16%। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मृदा लवणता, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा और दूसरे का भी आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और 5वें का भी आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा और 6वें का आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर अब आते हैं आपके प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निरंतरीकरण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए डॉट डॉट के सिद्धांत का उपयोग किया। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद के सिद्धांत का उपयोग किया। तो इसका आंसर आपका मार्क्सवाद हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्सवाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी को डॉट से जोड़ती है। तो इसका आंसर है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की डॉट प्रवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा स्थिर, ठीक है, स्थिर प्रवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका स्थिर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को डॉट नगर कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक नगर कहते हैं। तो इसका आंसर आपका प्रशासनिक हो जाएगा, ठीक है। और प्रशासनिक नगर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 5वां डॉट राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता 6वां धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग डॉट में होता है। तो यहाँ पर धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग आपके यहाँ पर सिंचाई में होता है, ठीक है, इसका आंसर आपका सिंचाई हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका आता है 70 चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और, ठीक है, मतरता दोनों अधिक घट जाती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका दूसरा आता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो चौथा आता है, अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता है, यानी 5वां, लोहे अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो आपका यहाँ पर ये सत्य रहेगा। और जो आपका यह दिया गया 6वां, चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपका चौथा दिया जाएगा, चौथा आपका असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 5 नंबर की रहेंगी। कॉलम का और खा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश से मैच कर देना है। और कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति, तो इसको आपको यहाँ पर 2015 से मैच करना। तीसरे, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, तो इसको आपको मैच कर देना 1951 से 1981। ठीक है, ये आपकी तीसरी। चौथी आती आर्यभट्ट, तो इसको आपको 1979 से मैच करना है। और 5वीं थी प्राथमिक क्रियाकलाप, तो इसको आपको मैच करना भोजन संग्रहण एवं आखिर से। ठीक है, इस तरह से रहेंगी आपकी सही जोड़ी। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था। तो आपका यहाँ पर रहेगा 131वां। ठीक है, 131वां स्थान था। और जो आपका था, पारसिया की खाड़ी पर अबादान किस प्रकार के पत्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर रहेगा तेल निर्यात। ठीक है, तेल निर्यात आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पारसिया की खाड़ी पर आवेदन तेल निर्यात प्रकार के पत्तन के उदाहरण है। फिर आपका तीसरा आता है, भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में है दूसरा स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। और जो आपके दिया, भारत की जनसंख्या की किस प्रावस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। तो इसका आंसर रहेगा 1901। ठीक है, 1901 से आपका 1921। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित है। तो यहाँ पर 19 मंडलों। ठीक है, 19 मंडलों में विभाजित है। तो 19 मंडलों आपका राइट आंसर रहेगा 5वीं का। ठीक है, तो इस तरह से आपके 100 वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 6 आपका आता है, मानव भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखिए। और स्टूडेंट जो आपका 6वीं का अथवा दिया गया, ठीक है, एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर दोनों के आंसर देख लीजिए। मानव भूगोल की शाखाएं आपकी आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। और साथ ही आप यहाँ पर 6वीं का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 6वीं का अथवा का आंसर दिया गया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, प्रवास को प्रभावित करने वाली कोई 2 प्रतिकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। और जो आपका इसका अथवा दिया गया है, थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक। और आपका यहाँ पर 7वें का अथवा, ठीक है, दोनों का आंसर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 8वां क्वेश्चन, ठीक है, मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है। अथवा आता मानव विकास के 4 उपागमों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और ये आपका 8वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मानव विकास का अभिप्राय, मानव विकास का अर्थ है लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें अपने जीवन के लिए बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देना। और साथ ही मानव विकास के 4 उपागम। ठीक है, उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम और मूलभूत आवश्यकताएं उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है, आपका 8वें और 8वें के अथवा दोनों का आंसर हो जाता है। जो भी आपको सही लगे वो याद कर लेना। फिर आपका 9वां आता, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। साथ ही आप 9वें का अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसके प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप। ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र और प्रकार। ठीक है, इस तरह से आपका 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया है 10वां, ठीक है, कायिक घनत्व तथा
कृषि घनत्व किसे कहते हैं, अथवा आता जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो आपको इन्हीं को याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत की ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रकारों को लिखिए। ठीक है, और अथवा आता है भारत की कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ठीक है, स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। और साथ ही भारत के प्राचीन नगर रहेंगे आपके वाराणसी और पाटलिपुत्र। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आपका हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका आता है वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, अथवा आता फसल गहनता की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर का ऐसी भूमि जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक कृषि कार्य करने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो दोनों की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए, अथवा आता है नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वायु प्रदूषण के स्रोत वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक धुआं। और ठीक है, और आप यहाँ पर नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन को दोनों में से आपको एक आंसर याद करना जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां आता विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाली 3 आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा आता है ठीक है जनांक कीजिए, संक्रमण की 3 आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। तो हम यहाँ पर 14वें और 14वें का अथवा दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है खनन कार्य को प्रभावित करने वाली कोई 3 कारकों को लिखिए। तो आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं छोटे खेत, पारंपरिक उपकरणों का उपयोग, वर्षा पर निर्भरता और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक खनिज की गुणवत्ता और मात्रा, परिवहन की सुविधा, श्रम की उपलब्धता। ठीक है, आपका 15वें और 15वें का अथवा दोनों का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 16वां क्वेश्चन आता है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, अथवा आता भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका 16वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा आता है शुष्क कृषि तथा अर्ध कृषि में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया है ठीक है सोज नहर तथा पनामा नहर में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा आता है द्विपार्श्विक व्यापार तथा बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अंतर रहेगा अंतर खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें का अथवा का आंसर। ठीक है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार। ठीक है, द्विपार्श्विक व्यापार 2 देशों के बीच व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार कई देशों के बीच व्यापार। ठीक है, आपका अंतर हो जाता है। तो 19वां क्वेश्चन आता है ठीक है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है 19वें का अथवा, तो 19वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपको 19वें का अथवा का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपको 19वें का अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है स्टूडेंट, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको दर्शाना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।